बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में आपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 1 डाइजेशन के हवाले से था कि जब हम खुराक को खा लेते हैं वो खुराक हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो केमिकल्स उन खुराक को डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमारे बॉडी से उसका खात्मा हो जाता है। तो अगर उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारा जिस्म उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, उसको जज़ब कर लेता था। लेकिन उसके मुकाबले में अगर ऐसे सब्सटेंस वहाँ पे मौजूद होते, अगर वहाँ पे मौजूद है ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं है या हमारे जिस्म को नुकसान देगा, तो हमारा जिस्म उसको बाहर निकालेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये था डाइजेशन के हवाले से। इसके बाद फिर अगर इस डाइजेशन में कोई मसाइल आते थे, कोई डिजीज़ आते थे, तो ये भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ थे, एक उसमें डायरिया था, दूसरा उसमें कॉन्स्टिपेशन था। डायरिया है जिसमें इंसान का पेट खराब हो जाता है, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को हम उर्दू में कब्ज़ भी कहते हैं, जिसमें इंसान का पेट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी की है। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन को, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने खुराक से एनर्जी किस तरीके से हासिल करते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की डिफिनीशन करेंगे कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन की कौन कौन से अकसाम है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से आता है, और फिर हम वहाँ से एनर्जी किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की अगर बात कर ले, तो रेस्पिरेशन एक डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेस्पिरेशन a biochemical process in which organism obtain energy by combining food and oxygen resulting in the release of carbon dioxide and water। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम एनर्जी को हासिल कर लेते हैं बाई ऑब्टेन एनर्जी बाई कंबाइनिंग फूड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ये दोनों जरूरी है। यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, उसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ साथ वाटर मिलता है, और उसके नतीजे में हमें एनर्जी भी हासिल होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और उसके नतीजे में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन जाता है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी बन जाती है, और फिर वही एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि फूड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये फूड कहाँ से आता है ये मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ ऑक्सीजन, इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी के हवाले से कि एनर्जी पर हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो एनर्जी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग सोच रहे हो, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से हासिल करते हैं। तो पिक्चर लेक्चर में आप लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि जिसमें हम खुराक खाते हैं, तो जब वो खुराक एक मतलब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर हम वहां पे ऑक्सीजन भी उसके साथ शामिल कर लेते हैं। खुराक तो हमारे बॉडी के अंदर चला गया स्टमक में, और उसके साथ साथ वहां पे हम ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। हम ऑक्सीजन फिर नोज के जरिए ले लेते हैं, और जो खुराक हमने खाया था वो हमने अपने मुंह के जरिए खाया था, तो ऑक्सीजन फिर लंग्स में चला जाता है और खुराक हमारा स्टमक में चला जाता है। तो फिर ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, और फिर ब्लड उसको शामिल करेगा, उसको मिलाएगा किस चीज के साथ, फूड के साथ मिलाएगा, जो खुराक हमने खाया है उसके साथ मिलाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल होगा।
अब जब आप लोग सांस लेते हो तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है ना, लेकिन जब हम सांस छोड़ देते हैं तो वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से वापस निकलता है। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि हमने रिस्पायरेशन प्रोसेस के नतीजे में बनाया है। तो रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकल आ जाता है, और उसके साथ साथ वाटर भी निकल आते हैं। अब आप लोग तो सोचते होंगे कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से तो पानी नहीं निकलते, तो ये इसका तजुर्बा इस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोगों के घर में कोई शीशा वगैरह मौजूद है, मिरर मौजूद है, तो जब आप इसके सामने उसके करीब खड़े हो जाएंगे और इसी तरीके से करेंगे, उसके ऊपर अपने सांस को छोड़ देंगे, तो वहां पे बबल्स बनेंगे, वहां पे वेपर्स वहां पे बन जाएंगे। तो इसी तरीके से ये हम देख सकते हैं, ये पानी जो कि हमारे मुंह से बाहर निकल आ जाती है, और उसके नतीजे में एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रह जाती है, और फिर इसी एनर्जी की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया ना कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, इसके साथ साथ मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता हूँ। आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करते होंगे, रनिंग करते होंगे, वॉकिंग करते होंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हम हासिल करते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस की मदद से। अच्छा, अब मैं दोबारा बता देता हूँ रिस्पायरेशन प्रोसेस, ताकि आप लोग के जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और हमें दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ साथ हमें हासिल होता है एनर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और फूड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अपने जिस्म से निकाल लेते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया, जब हम सांस छोड़ देते हैं तो उसके नतीजे में वो निकल जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस की है वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर दिखती है, और हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म देती है। तो ये तो था रिस्पायरेशन के हवाले से। अच्छा, अब आपके बुक में रिस्पायरेशन के दो अकसाम का जिक्र किया गया है। पहले किस्म को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पहले को हम क्या कहते हैं, एरोबिक, दूसरे को एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो जो पहले हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, कि एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन है जो कि होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के बगैर नहीं होता, और इसके मुकाबले में जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये विदाउट ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ तो ठीक है, बिल्कुल हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर किस तरह होगा, तो ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं है और न वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। यहाँ पे हमें हासिल होती है मोर एनर्जी एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में हमें सिर्फ लेस एनर्जी हासिल होती है। लेस एनर्जी का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कम एनर्जी हमें हासिल होती है। बस इतनी एनर्जी हासिल हो जाती है जितने में हमारा गुजारा हो जाता है, वो टाइम सिर्फ गुजर जाता है उसी टाइम पे। तो ये हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन। ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है नॉर्मल टाइम में। नॉर्मल टाइम का मतलब ये है कि इंसान बैठा है अपनी जगह पे बैठा है, वहां पे कोई एक्टिविटीज इतने ज्यादा नहीं कर रहा, या इवन अगर एक्टिविटीज भी ज्यादा करता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा थका हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो इसी दौरान ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। या हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन हर टाइम पे होता है, तकरीबन हर टाइम पे होता है जितनी भी नॉर्मल वक्त है। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन सिर्फ होता है एक्सरसाइज के दौरान, वो भी उस एक्सरसाइज के दौरान जब बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं किसी एक्सरसाइज में, या अगर कोई गेम्स वगैरह खेल लेते हैं तो गेम्स के दौरान उसके मसल्स बहुत ज्यादा थक जाते हैं, वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो ये फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन उसी टाइम पे होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये नॉर्मल वक्तों में होता है। यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में हमें हासिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो यहाँ पे मैंने ये वाला रिएक्शन लिखा है ना, ये रिएक्शन एरोबिक रिस्पायरेशन का है, जिसके नतीजे में हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और जाहिर सी बात है एनर्जी भी हासिल होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये दोनों चीजें हासिल हो जाती है। लेकिन एनारोबिक की अगर हम बात करें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है। लैक्टिक एसिड एक कंपाउंड है जो कि हमारे मसल्स के अंदर बनते हैं जब वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। अच्छा, अब
हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर फोकस करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो जब भी कोई भी बंदा एक्सरसाइज करता है या वो गेम्स खेल लेता है बहुत ज्यादा, तकरीबन अब उसके स्टेमिना पे डिपेंड कर लेता है कि उसका स्टेमिना कितना है। तो उसी हिसाब से अगर वो ज्यादा देर तक खेले तो उसी दौरान फिर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसकी दिल की जो रफ्तार है वो भी तेज हो जाएगी, उसकी जो ब्रीथिंग स्पीड है वो भी तेज हो जाएगी। तो ये क्यों तेज होती है? क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर ऑलरेडी जो एनर्जी बनी हुई है ना, तो एक्सरसाइज के दौरान वो सारी एनर्जी जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाती है। तो जब एक मरतबा एनर्जी इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद फिर हमें मजीद एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मजीद एनर्जी हम तब हासिल करेंगे जब हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, और ये ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कौन लेके आता है? जाहिर सी बात है कि हम जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करेंगे, सांस जल्दी जल्दी लेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जल्दी आ जाता है। और फिर एक मरतबा ऑक्सीजन तो जल्दी आ गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को फिर पूरे बॉडी में सप्लाई भी करना है। इसी दौरान फिर हमारा हार्ट वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बीटिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खून को सप्लाई कर लेता है, ताकि बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन वो मिल जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि उसी दौरान, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचना थोड़ा सा मुमकिन नहीं रहता, इतना ज़्यादा जल्दी पहुंचना मुमकिन नहीं रहता। तो वहाँ पे फिर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और जब वहाँ पे एक मरतबा ऑक्सीजन की कमी आ गई तो वहाँ पे जो फूड मौजूद होता है ना, जो फूड वहाँ पे मौजूद है हमारे मसल्स के अंदर, वही फूड बगैर ऑक्सीजन के बगैर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। किस चीज़ में? लैक्टिक एसिड में। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो खुराक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जो कंडीशन मैंने जिक्र कर दिया जिस कंडीशन पे, तो फिर वहां पे वो फूड किस चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये लैक्टिक एसिड फिर हमारे मसल्स के अंदर जमा होता जाएगा। जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा ये हमारे मसल्स के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, और उसी नतीजे में हम बहुत ज्यादा, हमारे मसल्स या हम बहुत ज्यादा टायर्ड फील होंगे, बहुत ज़्यादा थकावट हमें महसूस होगी। उसी टाइम पे हम मज़ीद एक्सरसाइज या मज़ीद एक्टिविटी हम वहाँ पे अगर कोई कर रहे, गेम्स वगैरह खेल रहे, वो हम नहीं जारी रख सकेंगे। और उसके साथ साथ हमारे मसल्स में क्रैम्प भी आ जाएंगे, हमारे मसल्स दर्द करने लग जाएंगे, हमारे मसल्स में क्रैम्प वगैरह भी आ जाएंगे। और जब हम बैठ जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन वापस आ जाएगी, तो फिर हम कोशिश करेंगे, हम फिर भी सांस ले लेते हैं ना, जब एक्सरसाइज के डायरेक्ट हम बैठ जाए या गेम्स के दौरान हम बैठ जाए तो हम जल्दी जल्दी सांस ले लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, वो पूरी हो जाए वापस, और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए। तो उसी दौरान दिल भी कोशिश करता है, हमारा जो हार्ट है ये भी कोशिश कर लेता है कि जल्दी जल्दी खून को सप्लाई करे और जल्दी जल्दी ये एक्टिविटी नॉर्मल की तरफ आ जाए। तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन ये होता है इमरजेंसी बेसिस पे, जिस तरह मैंने बता दिया। एक्सरसाइज के दौरान जब कमी आती है इंसान में ऑक्सीजन की, तो ये उसी टाइम पे होता है। इसी मुकाबले में एरोबिक रिस्पायरेशन हर एक टाइम में होता है, और ये इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। एरोबिक रिस्पायरेशन नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होगा, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन ज़्यादा एक्सरसाइज के दौरान, या अगर हम बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, इतने गेम्स खेल लेते हैं कि हमारी जो स्टेमिना होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तब ये एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके मुकाबले में एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फूड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं दोबारा यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन का मैं बता रहा हूँ कि ये किस टाइम पे होता है। तो मैंने बता दिया कि जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं, तो गेम्स के दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से फिर हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है ना ज़्यादा। जाहिर सी बात है अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए फिर हम ब्रीथिंग कर लेते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ ब्रीथिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ब्रीथिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है, हम जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी सांस छोड़ देते हैं, और एक मरतबा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो फिर उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई भी करना है। तो उस वजह से फिर हमारे दिल का रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और उसी वजह से फिर हम बहुत ज़्यादा
अपने गेम्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या अगर हम कंटिन्यू कर भी रहे हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो वहाँ पे फिर ऑक्सीजन का भी प्रोवाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसी दौरान फिर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है हमारे मसल्स के अंदर। और जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो फिर वहाँ पे मौजूद फूड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट एक मरतबा हो गया, और फिर ये लैक्टिक एसिड अगर हम मजीद एक्सरसाइज जारी रखते हैं तो ये लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाएगा हमारे मसल्स के अंदर। हमारे मसल्स थक जाएंगे, हमारे मसल्स दर्द करने लग जाएंगे, शुरू कर जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर जब हम बैठ जाते हैं गेम्स ख़त्म करके, तो हम फिर भी सांस जल्दी जल्दी ले लेते हैं ताकि जो एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी है वो नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए, और इसी तरीके से सब कुछ फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये था रिस्पायरेशन, और उसके दो टाइप्स मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आती है। अच्छा, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने रिस्पायरेशन के ऊपर एक नोट लिखनी है, सिर्फ आधे पेज का एक नोट आप लोग रिस्पायरेशन के ऊपर लिख दें कि रिस्पायरेशन का डिफिनीशन उसमें हो गया, और रिस्पायरेशन की दो टाइप्स उसमें एक्सप्लेन की गई हो। ये आप लोग अपने कापियों में लिख दें, उसकी पिक्चर ले लें और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।